पिछले 3 दिन से लगातार मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। एक मामला आया है, बहुत पेचीदा मामला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महिलाएं झूठे मुकदमे लगा देती हैं और उनको ये लगता है कि तलाक कभी पति को मिलेगा नहीं और तलाक के बदले में भारी मोटी रकम मिलेगी। तो इसी तरीके का एक केस है जिसमें कि भाई जो है वो एयर नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम एक कहानी आपको बताएंगे, सच्ची कहानी है। और पिछले 3 दिन से लगातार मैं कोर्ट में जा रहा हूं। एक मामला आया है, बहुत पेचीदा मामला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महिलाएं झूठे मुकदमे लगा देती हैं और उनको ये लगता है कि तलाक कभी पति को मिलेगा नहीं और तलाक के बदले में भारी मोटी रकम मिलेगी। तो इसी तरीके का एक केस है जिसमें कि भाई जो है वो एयरफोर्स में नौकरी करते हैं और उनकी नौकरी बर्खास्तगी तक की नौबत आ गई थी। उनको कैसे बचाया जा रहा है, कैसे उनके लिए कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। अगर प्रताड़ित हैं, आप लोग अगर पीड़ित हैं, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। और चूकना नहीं है, देरी नहीं करनी है। जो भी आपको लीगल राइट्स मिले हुए हैं उन सारे लीगल राइट्स को आपको उपयोग करना है और आपको रिलीफ लेना है। ये कानूनी लड़ाई है, इसमें आप फायदा घाटा नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप मेहनत से अगर काम करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कानूनी तरीके से काम करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हम जितना भी काम करते हैं कानूनी दायरे में करते हैं, धाराओं के अधीन करते हैं, अधिनियम के अधीन करते हैं, जिसको कि कोई काट नहीं पाता। क्योंकि सबको पता है कि जो महिलाएं झूठे केस करती हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का हो, चाहे 125 का हो, चाहे 498 ए का हो, चाहे डाइवोर्स का हो, या कोई भी हो, पारिवारिक मामले हो, उनमें हमेशा ही इंटेंशन, जो झुकाव जो रहता है वो महिलाओं की तरफ रहता है। उसका फ़ायदा महिलाएं पूरी तरीके से उठाती है। तो इसी तरीके का मामला आया। एक भाई है हमारे जो एयरफोर्स में तैनात है। उन्होंने एक लड़की से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत में शादी की। शादी करने के बाद में उस लड़की का रुझान जो था वो एकदम बिल्कुल बदल गया। प्यार मोहब्बत वाली शादी थी ये। रुझान इतना बदल गया कि जरा जरा सी बात पे कलेश होने लगा। जो भाई साहब थे उन्होंने कोर्ट में तलाक फाइल कर दिया। उनके जो वकील साहब थे उन्होंने तलाक फाइल किया। लड़की को सम्मन गया, लड़की सम्मन पे पहला सम्मन उसने रिसीव कर लिया, उसके बावजूद भी नहीं आई। चलता रहा मामला, चलता रहा। काफ़ी दिन हो गए, देखा गया कि लड़की अपीयर ही नहीं हुई है उसमें। सम्मन ले लिया गया है। उसके बाद न्यूज़पेपर में उसका प्रकाशन किया जाता है कि भैया प्रकाशन कराया जाए, क्योंकि जो लड़की थी वो अदर स्टेट में रहती थी। तो कोर्ट ने एक पक्षी आदेश तलाक का कर दिया भाई साहब के फेवर में। जब भाई साहब के फेवर में पक्षी आदेश जैसे ही किया है, तो जैसे कि एक टैक्टिस होती है ना लोगों की, कि देखते रहो देखते रहो, लटकाना है मामला, फंसाना है मामला। तो वो जो महिला थी, यानी वो लड़की थी, उसकी जो पहली पत्नी थी, वो आती है और उसके जो सरकारी क्वार्टर में जो कमरा मिला हुआ है उसमें रहने लगती है। दोनों लोग एक ही क्वार्टर में रहते हैं लेकिन अलग अलग कमरे में रहते हैं। लेकिन भाई साहब इस दौरान क्या करते हैं, जैसे ही उनको एक्स पार्टी आदेश की डिक्री मिलती है तलाक की, वो कुछ दिनों बाद अपनी दूसरी शादी कर लेते हैं। वो भी वहीं रहने लगते हैं। जब वो वहाँ रहने लगते हैं, जब उसको दूसरी बीवी से जब बच्चा हो जाता है, तब वो महिला क्या करती है कि आके कोर्ट में उस आदेश को उठाती है, उस डिक्री को उठाती है तलाक की, और उसी कोर्ट में चैलेंज कर देती है कि साहब
मुझे सुना नहीं गया, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे पता नहीं चला। और लिमिटेशन 5 का एप्लीकेशन लगाते हुए वो उस डिग्री को खारिज कराने के लिए आवेदन न्यायालय में दाखिल कर देती है। कोर्ट क्या करती है कि महिला होने का फायदा दिखाते हुए उसकी लिमिटेशन 5 की जो एप्लीकेशन है उसको अलाउड कर लेती है, और जो उसका एक्स पार्टी जो आदेश हुआ था उस पर स्टे लगाते हुए आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देती है। जब कोर्ट में बहस होती है, जज साहब कहते हैं कि नहीं, इसका डिस्पोजल हम आज ही करेंगे। उसी पीरियड में क्या होता है कि जो आदेश जो होता है उसकी कॉपी वो महिला उसके एयरफोर्स के अधिकारियों को दे देती है, जिसमें कि उसके खिलाफ में जांच बैठ जाती है, और जांच बैठने के बाद में उसको बार बार टॉर्चर किया जाता है कि सर्विस से बर्खास्तगी हो जाएगी। जब इस तरीके का मामला हुआ तो कोर्ट ने भी बोल दिया कि हम इसको डिसाइड कर रहे हैं, जो लड़की के प्रार्थना पत्र को उसमें हम आदेश देंगे। कोर्ट रिस्टोर करने के लिए बैठा हुआ था कि तलाक की डिक्री है ना उसको रिस्टोर कर दे। लेकिन कोर्ट ने क्या किया था, कोर्ट ने लिमिटेशन 5 को अलाउड करने के टाइम पे एक बहुत बड़ी चूक कर दी थी। उसके प्रार्थना पत्र में एक कानूनी बहुत बड़ी चूक थी। इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। लड़का कोर्ट के बाहर निकलता है, बहुत बुरी तरीके से रोता है, हम तो फंस गए, इस डिग्री के बियाप में हमने दूसरी शादी करी थी। बहुत रोता है कि इस महिला की वजह से हमने काफ़ी रुपए भी बर्बाद किया, इसके इलाज में काफ़ी रुपए बर्बाद किया, इसको ऐशो आराम के लिए हमने लाखों रुपए हमने बर्बाद किए। बहुत रोता है, बहुत रोता है। तो जो हमारे मित्र वकील साहब हैं उन्होंने उस लड़के को समझाया। समझाने के बाद में उससे कहा कि कोई ना कोई ईश्वर रास्ता निकालेगा। उसी पीरियड में क्या होता है कि मैं अचानक एक दिन वस्ते पे चला जाता हूँ। जब मैं वस्ते पे चला जाता हूँ तो पहली बार मैं गौर नहीं करता इस चीज़ को। दूसरे दिन जब मैं जाता हूँ तो इसी तरीके से बातचीत होने लगती है कि यार एक ऐसे मैटर आया है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, मैटर फंसा हुआ है। मैं उनसे कहता हूँ कि बताओ कैसे क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने बताया कि लिमिटेशन 5 अलाउड कर दी गई है और जो डाइवोर्स की डिक्री थी उस पर स्टे लगा दिया गया है, विभाग में उसके खिलाफ जांच होने लगी, जांच संपादित हो गई है और उसकी बर्खास्तगी की नौबत है एयरफोर्स से। तो मैंने उनको सिर्फ एक धारा बताई। वो तुरंत गए लाइब्रेरी में, उन्होंने बुक खरीदी, एक बुक मेरे को भी दी। देखा कि यार ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर उनको इंटरेस्ट आया, मेरे घर पे आए, हमने भी इंटरेस्ट दिखाया। जब मैंने पूरा प्रकरण जब देखा, देखने के बाद मैंने उन भाई साहब से मैंने कहा कि आप परेशान मत हो, और ना तो आपकी नौकरी जाएगी और ना ही आपका शादी टूटेगी और ना ही आपका जो तलाक का जो डिक्री है वो खारिज होगा। विश्वास रखो। हमने पेपर देखे, हमने उस पर कुछ काम किया। कुछ टेक्निकल फॉल्ट ऐसे थे जो जज साहब ने आदेश करने के टाइम पे गलत तरीके से कर दिया, उनको नज़रअंदाज किया। 98% लोगों को ये बात पता ही नहीं है जो प्रोफेशन में है। एक नई चीज़ लेके आए। मैंने कहा कि हम अपील में नहीं जाएंगे, रिवीजन में नहीं जाएंगे, हम यहीं डालेंगे, इसी अदालत को बताएंगे कि आपने क्या गलती की है। जब आज हमने जब दाखिला कराया ना उस चीज़ का, शुरू शुरू में जो रुझान था वो बड़ा अजीब तरीके का था। जब दाखिला जहाँ पे किया हमने, जब पेशकार को ये बात बताई कि इस तरीके से ये गलती हुई है, अगर ये ऊपरी अदालत में जाएगा तो उस पर क्या होगा और क्या हो सकता है, तो सारे के सारे दंग रह गए। और ये चूक, 3 चूक मैंने पकड़ी थी। जो लिमिटेशन 5 का जो प्रार्थना पत्र था ये गलत तरीके से अलाउड किया गया था। उसके व्याप में जब पूरी तरीके से तामीला पर्याप्त हो गया था तो उसके एप्लीकेशन को सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और उसने जो एप्लीकेशन लगाया था ना वो कानून के बिल्कुल विपरीत लगाया था। वो एडमिसिबल था ही नहीं, मेंटेनेबल था ही नहीं। बहुत सारी उम्मीद जगी। इस तरीके से
आज उस भाई को मैंने आज आश्वासन दिया, परेशान मत हो, ना तुम्हारी कोई नौकरी जा रही है और ना तुम बर्खास्त होगे। इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, मेंटेनेंस के केस से, डोमेस्टिक वायलेंस के केस से, गलत कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जज लोग गलत ऑर्डर कर रहे हैं, वकीलों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ जानकारी का अभाव होता है और कुछ मैकेनिकल वे में सारी चीज़ें चलाई जाती है। इसलिए मैंने अपनी ये व्यक्तिगत मुहिम चलाई है कि आप लोगों के केस में अगर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं ना, तो आप लोग हमारे पास आओ, आगरा में मिलो आके, आप लोग हमें खर्चा दो, हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आपके केस को पढ़ेंगे, आपके कागज़ों को तैयार करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि हम फेसबुक की तरह लोगों को सलाह दें, तो अपने पास इतना टाइम नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों को बचाने की। इसलिए आज तक कभी भी ये तोहमत भी नहीं लगी कि किसी के साथ में कोई गलत हुआ है। शुरू शुरू में जब हम कोई काम किसी का करते हैं ना, तो 3-4 दिन परेशान होना पड़ता है, क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं है, क्योंकि लोग कानून पे बात करना ही नहीं चाहते। जब चीज़ें कानूनी रूप से चल रही हैं तो फिर कानूनी रूप से ही आनी चाहिए, तभी आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर आप ऐसे किसी केस में अगर फंसे हैं ना, तो आप तुरंत संपर्क करना। हो सकता है कि हम आपके कुछ लायक और आपकी कुछ मदद कर सकें। हो सकता है कि हमारे एक प्रयास से आपका जीवन संभल जाए, आपका परिवार बच जाए। हम आगरा कोर्ट में मिलते हैं और व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे है। थोड़ी सी फीस हमारी ज़्यादा है, लेकिन हमारी मेहनत के सामने वो आपको बहुत कम नज़र आएगी। तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम काम करते हैं, लेकिन भावनात्मक तौर पर हम आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों को बचाने के लिए जितना प्रयास हो सकेगा। मैंने उस भाई के लिए परसों की रात और कल की रात और आज का पूरा दिन मैंने सिर्फ पढ़ने में और उसके कागज़ों को तैयार करने में लगा दिया। हमारे जो साथी अधिवक्ता हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो भी हमारे साथ लगातार रात के 12-12 बजे तक बैठे रहे। सिर्फ ये इंटेंशन था कि किसी तरीके से इस बंदे को बचाना है, इसकी नौकरी बचानी, इसकी दूसरी शादी बचानी, इसका तलाक बचाना है। अब आगे हम कार्रवाई करेंगे कि जो सरकारी क्वार्टर में जो महिला रह रही है ना, उसकी पहली पत्नी, उसको कैसे निकाला जाए, और जो अधिकारी गलत तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ में एक्शन कैसे लिया जाए। इसकी प्रोसीडिंग हम कल से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।